बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। ओके, इसमें क्या है कि हमने एंजाइम के बारे में पढ़ना है, एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। एंजाइम्स जो हैं वो होते क्या हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए डिफरेंट जो है वो हमारे जो है वर्किंग कंडीशंस में लेके आ रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स वगैरह हो गए या हमारे साइकिल्स वगैरह हो गए, डिफरेंट चीज़ों को। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इस टॉपिक में हम सबस्ट्रेट को भी कवर करेंगे, एक्टिव साइट को कवर करेंगे, बाइंडिंग साइट को कवर करेंगे, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कैटालिटिक साइट, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें ऑलमोस्ट कवर होंगी हमारे इस एंजाइम के टॉपिक के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में ना अक्सर ये क्वेश्चन आता होगा कि जैसे कि एंजाइम है वो किस चीज़ से मिलके बना है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि प्रोटीन है, प्रोटीन जो है हम देखते हैं अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। इसी तरह से अगर हम फैट्स की बात करते हैं या तो वो जो फैट्स है वो डिफरेंट फैटी एसिड्स से जो है वो मिलके बना होता है। इसी तरह से अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो जो हमारे एंजाइम है वो भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं। वो क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास प्रोटीन ही होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है वो मिल के एक एंजाइम की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब वो कोई भी एंजाइम हो सकता है। और अमीनो एसिड्स कम अज कम जो है वो अमीनो एसिड्स की तादाद जो होती है वो ऑलमोस्ट 5 के राउंड आउट होती है। एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब हाँ, अब ये कहाँ से बात आई है, ओपन हुई है कि जी ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। आप लोगों को पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो वो हम इसी बेस पे जो है वो एंजाइम्स को हम प्रोटीन इन नेचर कह रहे होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम जो होते हैं ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम्स ओवरऑल जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं या वैसे भी जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, नहीं, सारे के सारे एंजाइम्स नहीं, सिर्फ राइबोजाइम्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलके नहीं बने होते। राइबोजाइम्स को निकाल के ओवरऑल जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं और वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जो राइबोजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। So enzyme is made up of proteins, many amino acids combined together and made an enzyme। काफी amino acids जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक enzyme बनाते हैं। The substance on which enzyme act is known as substrate। अब ये सबस्ट्रेट क्या है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जिसके ऊपर एंजाइम जो है एक्चुअली एक्ट कर रहा होता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम का काम होता है कि उसने कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस या कोई ना कोई, उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकता है, एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, उसमें हिस्सा जरूर लेना होता है। एंजाइम का काम ही ये होता है कि इसने किसी ना किसी साइकिल में टेक पार्ट करके, बेशक वो अब कैटाबॉलिक साइकिल है या एनाबॉलिक साइकिल है, लाइक ग्लाइकोलिसिस है तो वो क्या है, वो कैटाबॉलिक साइकिल है। वो किस तरह से, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। और अगर हम एनाबॉलिक साइकिल की बात करते हैं, कोई भी एनाबॉलिक प्रोसेस की, तो उसमें आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हम ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू द बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि एंजाइम का काम यही होता है कि इसने यहाँ तो तोड़ फोड़ करनी होती है, यहाँ बनावट बनानी होती है किसी चीज़ की। ये किसी भी सब्सटेंस को जो है सबस्ट्रेट को वो अपने साथ अटैच करता है, अटैच करके वो उसको तोड़ देता है या बना देता है। और ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है, एंजाइम के ऊपर एक मखसूस सी जगह होती है जहाँ पे जो है इस सबस्ट्रेट ने जाके अटैच करना होता है। और वो जो जगह होती है उस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम दे रहे होते हैं। द स्पेसिफिक रीजन ऑन एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट अटैच, जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट जो है वो अटैच करवाता है अपने आप को, एंड स्टार्ट द रिएक्शन इज नाउन एज एक्टिव साइट। और उस रिएक्शन को जो है वो आगे प्रोसीड करवा देता है, स्टार्ट करवा देता है, उसको हम एक्टिव साइट का नाम दे रहे होते हैं। अब वो जो एक्टिव साइट है वो प्योर फॉर्म में है। ठीक है, वो एक्टिव साइट भी तब तक अपने साथ जो है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं करवा सकती जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि उस एक्टिव साइट के ऊपर अमीनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं
हमारी एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी कुछ अमाउंट जो है वो ऑलरेडी पड़ी होती है, और उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर चार्जेस होते हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, और उसके ऑपोजिट चार्ज जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर होता है, जो कि उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है। ऑन द होल एंजाइम देयर इज ओनली वन साइड वेयर कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म अकर। वो सिर्फ एक ही साइड होती है, मतलब एक्टिव साइट जस्ट वन साइट ही होती है जहाँ पे एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म या मेटाबोलिज्म हो रही होती है। देर आर सम चार्ज्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन द एक्टिव साइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। ठीक है। उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाते हैं और आगे रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। वो रिएक्शन कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव साइट। अब जो एक्टिव साइट है वो दो तरह की होती है, एक होती है बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है ये क्या करती है, ये हमें सबस्ट्रेट के एक तो उसकी रिकॉग्निशन में हमारी हेल्प कर रही होती है। ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब, अब देखो हर एंजाइम है, डिफरेंट एंजाइम्स है, हर एंजाइम का फंक्शन डिफरेंट है। सब एंजाइम सेम नहीं होते। ठीक है। सब एंजाइम्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सेम नहीं होते। अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलके अलग अलग एंजाइम्स जो है उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर एंजाइम डिफरेंट है तो उसके अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट हैं, और अगर उसके एंजाइम अमाइनो एसिड्स डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि उस पे सबस्ट्रेट उसका जो होगा वो भी स्पेसिफिक होगा। तो वही बात अब इधर होने लगी है कि हर एंजाइम का सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। वो अपने एंजाइम जो रिलेटेड एंजाइम होता है वो अपने रिलेटेड सबस्ट्रेट की रिकॉग्निशन करता है, उसको पहचानता है और अपने साथ उसको बाइंड करवा देता है। और कहाँ पे बाइंड करवा रहा होता है, वो बाइंडिंग साइड पे बाइंड करवा रहा होता है। और कैटालिटिक साइड की अगर बात करें तो इस कैटालिटिक साइड के ऊपर हमारा जो भी एंजाइम है या जो भी सबस्ट्रेट है वो आपस में जो मैच करके बाइंड करवा के जो रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हैं या कैटालाइज करवा रहे होते हैं, वो 2 to 12 अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है। ठीक है। और वो जो है वो कैटालिटिक साइट के ऊपर अटैच हो रहा होता है, उधर रिएक्शन जो है वो हमारा प्रोसीड हो रहा होता है। व्हेन अ सबस्ट्रेट अटैच टू द एक्टिव साइट, जब एक सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जाहिर बात है, अब एक एंजाइम पड़ा हुआ है उसके साथ एक सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, वो एक जो है कंपाउंड बना देगा जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है। उसमें एक हमारे पास एंजाइम होगा और एक हमारे पास सबस्ट्रेट होगा। Now this substrate break the substrate and this is known as product. After catalyzing the reaction, product is formed. और फिर ये सबस्ट्रेट क्या होता है, ये आगे जो है अपने आप को फर्दर प्रोसीड करवाता हुआ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब रिएक्शन को आगे कैटेलाइज करवाता है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाता है, और एंड पे जाके हमारे पास जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो जाहिर बात है उसके बाद हमें उस रिएक्शन के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रहा होता है ना। तो इसमें भी वही बात हो रही है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, बाइंड होने के बाद रिएक्शन कैटालाइज होगा, रिएक्शन कैटालाइज होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होगी, और वही प्रोडक्ट हमें चाहिए होती है। उसी को आगे हम लेके फिर चलते हैं। एंजाइम, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इसमें किन किन चीज़ों की बात करेंगे, सबस्ट्रेट की, एक्टिव साइट की, बाइंडिंग साइट की, कैटालिटिक साइट की, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम, ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें है कंप्लीट एंजाइम की बात करते हैं, जिसको हम अनदर वे से हम होलो एंजाइम भी कह रहे होते हैं। एंजाइम इज अ प्रोटीनिक पार्ट एंड द पार्टनर अटैच्ड विद इट इज नॉन प्रोटीनिक पार्ट। जब एक एंजाइम हमारे पास होगा जो कि प्रोटीनिक पार्ट है, मतलब प्रोटीन इन नेचर है, तो हम उसको प्रोटीनिक पार्ट कह रहे हैं, और उसके साथ कोई ना कोई पार्टनर, क्योंकि एंजाइम जो है वो अकेला जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करवाता। कोई भी रिएक्शन जो है वो अकेला एक एंजाइम प्रोसीड नहीं करवा रहा होता, वो किसी ना किसी चीज के साथ बाइंड कर रहा होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ बाइंड कर रहा होता है, और आगे जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाता हुआ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, अपने आप को लेके जा रहा होता है। तो जो उसका पार्टनर होता है वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, और जब वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट उसके साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम होलो एंजाइम कह रहे होते हैं। व्हेन अ प्रोटीनिक पार्ट कंबाइन विद द नॉन प्रोटीनिक पार्ट, देन इट इज सेड टू बी कंप्लीट और होलो एंजाइम।
तो हम उसको या तो कंप्लीट एंजाइम का नाम दे रहे होते हैं या हम उसको होलो एंजाइम का नाम दे रहे होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। तो जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, मतलब अगर हमारे पास हमारा एंजाइम है, ये आपको नीचे शो हो रहा है, प्रोटीनिक पार्ट जो है ये हमारा एंजाइम का प्रोटीनिक पार्ट है, और ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट है हमारा एंजाइम का। जब ये दोनों आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास कंप्लीट एंजाइम बन रहा होता है, जिसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम नॉन प्रोटीनिक पार्ट की बात करें, सिर्फ नॉन प्रोटीनिक पार्ट की बात करें, तो वो हमारा कोफैक्टर में माना जाता है, कोफैक्टर माना जाता है। ठीक है। और अगर हम सिर्फ प्रोटीनिक पार्ट की बात करें, जिसमें से हम नॉन प्रोटीन पार्ट को उतार दें, मतलब कंप्लीट एंजाइम में से नॉन प्रोटीन पार्ट को उतार दें और प्रोटीनिक पार्ट की बात करें, तो उसको हम एपो एंजाइम का नाम दे रहे होते हैं। इफ वी रिमूव द नॉन प्रोटीनिक पार्ट फ्रॉम द कंप्लीट एंजाइम देन इट इज सेड टू बी एपो एंजाइम। क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। ओके। इसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं कि एंजाइम की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्रोटीन इन नेचर अमाइनो एसिड। एंजाइम्स के अंदर आपको जो है, आपको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि प्रोटीन इन नेचर है, तो एंजाइम्स के अंदर आपको अमाइनो एसिड नज़र आ रहे होते हैं। वो अमाइनो एसिड्स ने अपने आप को जो है वो टर्शरी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में जो है बाउंड किया होता है। अब वो 5 से ऑनवर्ड ही अमाइनो एसिड हो सकते हैं, 5 से कम अमाइनो एसिड नहीं होते। ठीक है। ज़्यादा ही होंगे और उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर में चले जाते लेके जाते हैं। ठीक है। मतलब 5 अमाइनो एसिड से ज़्यादा अमाइनो एसिड किसी एक एंजाइम की प्रोडक्शन में बन रहे हैं तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में जाएंगे। सेकंड है जी, ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। मतलब एंजाइम का जो काम होता है उसने केमिकल रिएक्शन को हमारी बॉडी के अंदर स्पीड अप करना होता है। ठीक है। सपोज किसी रिएक्शन को नॉर्मली एक कोई भी आम रिएक्शन हो रहा है जिसको 10 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं। ठीक है। अब उस 10 घंटे के एक रिएक्शन को अगर उसके अंदर एक एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट शो हो जाए, एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट हम करवा दें, खुद करवा दें या हो जाए, तो वो क्या करेगा, उस 10 घंटे वाले रिएक्शन को 10 सेकंड के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट प्रोसीड करवा देता है। ठीक है। इस तरह से ये जो है अपने करेक्टरिस्टिक को पूरा कर रहा होता है। थर्ड वन है सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब ये एक तो एक तो इसकी जो है सेंसिटिविटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली भी होती है, पीएच के अकॉर्डिंगली भी होती है। मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको ये देखते हुए जो है एंजाइम को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके लिए जो है सेंसिटिव मतलब होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक एंजाइम जो अपने आप को वर्क करवा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है 37 हमारी बॉडी का। ठीक है। तो हमारी बॉडी में इसमें जो एंजाइम है बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओवरऑल वैसे देखा जाए ना, ऑलमोस्ट जितने एंजाइम्स हैं वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो स्पेसिफिक या स्पेसिफिसिटी जो होती है टेम्परेचर की वो 37 होती है। ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सही से वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे सही से अपने आप को वर्क करवा रहे होते हैं। सपोज अगर आप अपने स्टमक की बात करते हो तो स्टमक की आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंगली जो पीएच है स्टमक में, जो एंजाइम है, अगर आप चाहते हैं कि वो खाने को अच्छे से जो है हजम कर दें, तो आप ज़्यादा ठंडे पानी को जो है वो ना किया करें। ठीक है। ज़्यादा ठंडा पानी जो है उसको यूज़ ना किया करें, अदरवाइज वो टेम्परेचर को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप एक कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ जाती है, हमारे एंजाइम्स जो हैं उसकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है। जब उसकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, ये वही एंजाइम्स हैं जो कि जिस तरह से हमारे ग्लूकोज वगैरह में या हमारे फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में जो एंजाइम्स हमारे यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। अब उनकी सपोज कर लो कोई स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर या पीएच जो है, पीएच की अगर हम बात कर लेते हैं कि 7 के राउंड अबाउट है, तो वो उस पीएच के ऊपर बड़ा अच्छे से वर्क करेगा। और अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो उसकी पीएच भी चेंज हो सकती है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। और क्या होगा, जब वो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक होगा उसके अंदर जो है हमारा खाना होगा, या सपोज करो हमने जो खाना खाया है वो ऑयली था। ठीक है। पराठा टाइप था। ठीक है। तो जब हमने उसकी इनटेक की है, उसकी ब्रेकडाउन वगैरह हुई है, तो वो जो ऑयली पराठा है, अब हमने ऊपर से ठंडा पानी पी लिया तो वो हमारे मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी जो है वो थोड़ा सा सॉलिड साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उससे हमारा नुकसान भी होगा। ठीक है।
और इस वजह से ये कह रहे होते हैं कि सेंसिटिव इन नेचर होते हैं हर लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से भी, पीएच के लिहाज से भी। तो अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक पीएच, तो आपके स्टमक में जो एंजाइम है वो एसिडिक एंजाइम है, ठीक है, और वो एसिडिक पीएच पे ही सही से वर्क कर सकेगा। और एसिडिक पीएच जो स्टमक की है वो ऑलमोस्ट 2 या 2.1 के राउंड अबाउट है, ठीक है। और अगर पीएच बढ़ गई स्टमक में, तो वो क्या होगा, वो सही से वर्क नहीं कर सकेगा। और जब वो सही से वर्क नहीं कर सकेगा, इसका मतलब है कि वो आगे जो है कोई भी हमारा प्रोडक्ट है या हमें एनर्जी की तरफ, मतलब हमारी प्रोडक्ट तो एनर्जी होगा ना, तो उसको वो एनर्जी की तरफ नहीं लेके जा सकेगा और हमें एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। और जो हमारा एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर यूज हो रहा होता है वो पेप्सिन होता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर मतलब वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, हर किस्म के जो होते हैं, ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनके सब के जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं एंजाइम, सबके सेम नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी नॉट यूज्ड देमसेल्व्स, मतलब इसमें आ जाता है कि ये खुद से यूज नहीं होते, ये प्रोडक्ट बनाने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, खुद के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। हम इसको बार बार रीयूज वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद है जी इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो मतलब आप सेल के अंदर भी एंजाइम को स्टडी कर सकते हैं, उसे इन वीवो कहते हैं। और जो हम सेल के बाहर, सेल से बाहर जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम उसको इन विट्रो कहते हैं। मतलब हम एंजाइम को सेल से अंदर और सेल से बाहर दोनों जगह पे हम स्टडी कर सकते हैं, और दोनों जगह पे हम इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वगैरह को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नीड को फैक्टर एंड एक्वस इन्वायरमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट एक्वस इन्वायरमेंट ही है हमारी बॉडी के अंदर। 70% के राउंड अबाउट जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। वाटर का मतलब हो गया कि वो एक्वस है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्वस इन्वायरमेंट है। तो उसी के अंदर हमारे, जाहिर बात है, जब हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर ही है, मतलब एक्वस इन नेचर ही है हमारी बॉडी, तो उसमें एंजाइम्स या ब्रेकडाउन वगैरह जितने भी हमारे प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं, या हमारे ऑर्गन्स वगैरह जिनमें ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो ऑर्गन हमारे एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर ही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे अल्लाह पाक ने हमारे अंदर के, हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, फैक्टर्स में जो था टेम्परेचर आ रहा था हमारे पास, पीएच आ रही थी, पीएच के अलावा हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन हो सकती है, उसके अलावा हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को या एंजाइमेटिक रिएक्शन को जो है डिस्टर्ब करते हुए उसके रिएक्शन रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अब टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो है वो इंक्रीज इन हीट, हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी फिर उसकी इंक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद जो है उसकी मोलिकुलर मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है जी, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कोलिजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और जब वो स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, रिएक्शन रेट को और ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज वाली साइड पे ले जाता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और फिर एक चीज है, अब ये तो एक है ना कि टेम्परेचर जो है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है, उसकी रिएक्शन रेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब अफेक्ट कैसे करता है कि एक टाइम आता है कि वो रिएक्शन रेट, ठीक है, एक टाइम तक हमें बड़ा अच्छे से उसको जो है वो हमें प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहा है, बड़े अच्छे से हमें प्रोडक्ट जो है वो दे रहा होता है। फिर एक टाइम आता है जिसको हम ऑप्टिमम टाइम कह लें। ऑप्टिमम टाइम मतलब उस टाइम के ऊपर हमारा टेम्परेचर जो है पीक पॉइंट पे होता है, ठीक है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली साइड पे गया होता है, ठीक है, पीक पॉइंट पे होता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम टेम्परेचर उसको और ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ओवर हीट दे देते हैं, तो वो क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, जो कि हमारे रिएक्शन के अंदर जो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकेज कर, उनके बॉन्ड्स की ब्रेकेज कर देता है, ठीक है। और रिएक्शन रेट क्या होता है हमारा, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। टाइम, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम भी हमारा यूज हो रहा होता है, लेकिन जो रिएक्शन रेट है वो जीरो की तरफ आना, वापस आना स्टार्ट हो जाता है।
और जो हमारी एंजाइम की शेप है या जो हमारा एंजाइम है वो डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को ये नीचे मैंने शो किया है कि 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसके साथ रिएक्शन रेट जो है वो भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। एक ये पीक पॉइंट आया जिसको हम पीक टाइम पे पीक पॉइंट कह सकते हैं, और इस पीक पॉइंट पे टेम्परेचर जो हमारा होता है हाईएस्ट पॉइंट तक होता है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो है टेम्परेचर बढ़ जरूर रहा है लेकिन जो हमारा रिएक्शन रेट है वो जीरो की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, और एक टाइम आएगा बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, मतलब हमारा जो एंजाइम होगा वो डी नेचर हो जाएगा। With the increase in temperature, the rate of reaction will also increase, but there is a limit in every case. If the temperature increase as cross the limit, then it breaks the bond between the molecules and the shape of the enzyme. अब वो एंजाइम जो है वो बेशक टर्शरी है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है, वो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना, उसके बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। विल चेंज मीन्स इट डी नेचर द एंजाइम। इसका मतलब ये होगा कि वो एक टाइम आएगा, उस टाइम पे जाके ये एंजाइम को डी नेचर कर देगा। अब हम पीएच की बात करते हैं। इट कैन चेंज द आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। पीएच जो होता है ये एक ऐसा स्केल होता है ऑन विच नंबर्स आर मेंशन ऑलरेडी 0 to 14 तक, ठीक है, 0 से 14 तक इसके ऊपर नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए होते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे पास पूरा एक स्केल टाइप होता है जिसपे 0 से लेके 14 तक जो है वो नंबर्स मेंशन किए होते हैं, ठीक है। और 7 से पहले वाले जो हैं वो एसिडिक की तरफ आ रहे होते हैं, और जो 7 के बाद वाले हैं वो बेसिक की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। जो 7 से अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब पीएच की 7, 8, 9, 10, तो वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और जो 7 से नीचे जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एसिडिक की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जिस तरह से आपको HCl नजर आ रही है, बैटरी में HCl होता है, तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच 0 होती है। लेमन या ऑरेंजेस वगैरह इनकी बात करें तो ये इसकी पीएच जो है वो 2 होती है। और आप लोगों को ये कैसे पता लगता है, ये सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऊपर बेसिक की तरफ जा रहे होते हैं तो ड्रेन क्लीनर, ब्लीच वगैरह, इसके अकॉर्डिंगली हमारी पीएच जो है वो डिफरेंट होती है। मिल्क की जो है वो 6.3 to 6.6 ऑलमोस्ट इसकी पीएच होती है। और हमारा जो ब्लड है, ब्लड की सबसे नॉर्मल हमें पता है ये न्यूट्रल होता है, नॉर्मल इसकी पीएच होती है, ना ज़्यादा बेसिक होती है ना ज़्यादा एसिडिक होती है, क्योंकि इसने हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। और इसकी पीएच कितनी होती है, 7.3 to 7.4 होती है इसकी पीएच। अच्छा, हम पीएच की बात कर रहे थे। हर एंजाइम के जो है वो पीएच, जो हर एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर है वो पीएच का मोहताज होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीएच पे एंजाइम बहुत अच्छे से एक्ट करता है, वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आगे पीएच जो है वो डिफरेंट होती है, कुछ एसिडिक होती है, कुछ बेसिक होती है। और मैंने आपको एक पीछे स्टमक की एग्जांपल दी थी कि स्टमक की जो पीएच है वो इतने से इतनी होती है, तो उसी पीएच के जो एंजाइम्स होंगे जैसे कि पेप्सिन है तो वो वहाँ पे सही से अपने आप को वर्क करवा सकेगा, अदरवाइज जो दूसरे एंजाइम्स होंगे वो वहाँ पे आके डी नेचर ही होंगे। और पीएच जो है वो अमाइनो एसिड को अफेक्ट करता है। मींस इफ एनी अमाइनो एसिड हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट टू पीएच, तो क्या होगा जी, पीएच जो है उसको वो चेंज करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंजाइम्स आल्सो हैव एन ऑप्टिमम पीएच लेवल। लार्ज deviations in pH will cause the enzyme to denature. For example, if the pH of blood change from its average उसकी है 7.3 to 7.4 pH, then death could be possible। हमारी बॉडी के ये एक्चुअल कंपोजिशन की बात कर लें या एक्चुअल परफॉर्म फंक्शनिंग की बात कर लें, तो ये एंजाइम्स हो गए, क्योंकि ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके बगैर हमारी जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी को इन सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को कुछ भी हो सकता है, हमारी जो है मौत भी मुतवक्का हो सकती है।
अब जो पीएच की बात करें, इसमें भी ऑप्टिमम पीएच होती है। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरो से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीएच भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इधर से हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो भी अच्छे से अच्छे होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आया जिसको हम ऑप्टिमम पीएच की बात कर रहे होते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस की बात, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच की बात कर रहा था, कि एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन आ गई है, ठीक है, एक ऑप्टिमम पॉइंट आ गया है। उस पॉइंट पे जो पीएच होगी उसको हम ऑप्टिमम पीएच कह रहे होते हैं। उसके बाद पीएच जरूर बढ़ी होगी, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट रेट होगा वो जीरो की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएच का डिफरेंस। ये हमारे पास हो गए पीएच मीटर, जिसके अंदर हमारी सारी डिफरेंट जो है वो पीएचेस जो हैं वो हमें पता लग रही है कि किसकी कितनी पीएच है, कौन सी है। अब हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन की। with the increase in enzyme concentration the rate of the reaction also increase, ठीक है। तो मतलब जो है हमारी एंजाइम कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो भी इंक्रीज करता है। मींस अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज्यादा हैं लेकिन एंजाइम जो है जस्ट दो हैं, सबस्ट्रेट गौर से सुनना है, सबस्ट्रेट हमारे पास ज्यादा हैं और एंजाइम हमारे पास दो हैं, तो वो दो ही सबस्ट्रेट को एट अ टाइम जो है वो पिक करके आगे हमारा प्रोडक्ट की तरफ जो है वो लेके जा रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर सबस्ट्रेट हमारे पास ज्यादा है तो क्या होगा, एंजाइम तो हमारे पास दो है ना, हमने ज्यादा सबस्ट्रेट को क्या करना है, दो एंजाइम्स ने एट अ टाइम दो सबस्ट्रेट को ही पिक करना है और आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। अगर इसी तरह से अगर हमारे पास एंजाइम भी ज्यादा हो एट अ टाइम और सबस्ट्रेट भी ज्यादा हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, मतलब इधर आपको शो हो गया जो एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हमारी एंजाइम कंसंट्रेशन वो इंक्रीज करेगी तो और उसके साथ हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल टू द कनेक्टेड टू द enzyme when there are more substrate available the reaction rate will continue to increase until all of the active sites are occupied। कि मतलब जब सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं तो बाकी सबस्ट्रेट को हमने क्या करना है, व्हेन एट दिस पॉइंट द रिएक्शन रेट बिकम्स कांस्टेंट। रिएक्शन रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा बेशक जितने मर्जी सबस्ट्रेट आते रहें। सिमिलरली इफ देयर आर लेस एंजाइम देन द रिएक्शन रेट विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो कम होंगे, फिर वो अपने आप को नीचे की तरफ लेके आना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी तरह से व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट वी कॉल इट सैचुरेशन, इसको हम सैचुरेशन कह रहे होते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज, बट इसके साथ क्या है, हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करनी चाहिए। ओके हमारा जो था इसमें फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, बाकी इसके डिफरेंट जो हैं पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है।